Hello, everybody. I hope you all are doing absolutely amazing. My name is C.S. Siddhant Mehta, and welcome you all to the revision series of Strategic Management. Today, we are going to revise chapter number 5, that is Strategy Implementation and Evaluation. ये रिवीजन सीरीज हम कंडक्ट कर रहे हैं हमारे लास्ट मिनट चार्ट बुक से. इफ यू वांट टू ऑल्टर आवर चार्ट बुक देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Currently, we have discount going on this chart book. Plus, with this, you will get our unique question bank absolutely free. Plus, there is free delivery of this chart book. अगर आपको इस चार्ट बुक के बारे में और हमारी यूनिक क्वेश्चन बैंक के बारे में और जानना है तो आप कृपया करके ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा. इसमें हमने सारी चीजें डिटेल में कवर की है. और चलिए रिवीजन को शुरू करते हैं. अब तक कैसे हुआ, जो पहले के जो 4 चैप्टर्स थे ना, हमने वहां पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बारे में समझा. अब इस चैप्टर में हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं और स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कैसे करते हैं इंप्लीमेंटेशन के बाद उसको समझने वाले हैं. बट ये चैप्टर शुरू होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से, जो एक ब्रीफली ओवरव्यू देते हैं और बताते हैं कि जब भी एक स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है ना, तब वो कौन से स्टेज से गुजर के फॉर्म होती है. ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल दिया था फ्रेड आर डेविड ने. किसने दिया था? फ्रेड आर डेविड ने. किसने दिया था? फ्रेड आर डेविड हैज गिवन दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, जहां पे उन्होंने ये सारे स्टेजेस को ना ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया था. सबसे पहला है फॉर्मुलेशन, दूसरा है इंप्लीमेंटेशन और तीसरा है इवैल्यूएशन. अगर आप देखोगे तो फॉर्मुलेशन में जो भी चीजें आती है ना, वो हमने पहले से ही लास्ट के 4 चैप्टर्स में डिस्कस किया है. जैसे कि सबसे पहले विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर एनालिसिस करना. किसका एनालिसिस करना? तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, विच इज नथिंग बट एनवायरमेंटल एनालिसिस. फिर उसके बाद तुम्हारे इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस करना, विच इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल. फिर उसके बाद तुम्हारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आएंगे, उसमें से एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना, विच इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. योर चैप्टर नंबर 4 जनरेट, एनालिसिस एंड सिलेक्ट द स्ट्रेटजी. फिर जो भी स्ट्रेटजी को आप सिलेक्ट करते हो उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, विच इज योर सेकंड स्टेज. और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, विच इज नथिंग बट योर थर्ड स्टेज, जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. फ्रेड आर डेविड कहते हैं कि अगर आप आपकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर रहे हो ये स्टेप से, देन इट डजंट मीन दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर स्ट्रेटजी थ्रू दीज स्टेप्स मींस यू विल गेट सक्सेस. हमने चैप्टर नंबर 1 में ही देखा था कि स्ट्रेटजी फॉर्म करना मतलब आपको सक्सेस मिलना, ऐसा जरूरी नहीं है. और फ्रेड आर डेविड कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये आइटरेटिव प्रोसेस है. क्या कहा उन्होंने? ये आइटरेटिव प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसे नहीं कि आपने एक बार ये सारी प्रोसेस लगा दी फिर आप मस्त एकदम चिल में बैठ गए. नहीं भाई, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें बाहर मार्केट में बदल रही है, और उसके हिसाब से अगर आपकी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा तो फिर उसको बदलना पड़ेगा, फिर से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा. सो दिस प्रोसेस इज आइटरेटिव, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस. और ये ना स्ट्रिक्टली लीनियर प्रोसेस ऐसे नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि 1 लगा दिया फिर 2 ही आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 ही आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए. ये प्रोसेस ऐसा नहीं है. आपने मान लो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स सेट कर दिए, फिर आप एनालिसिस पे आए. एनालिसिस करने के बाद आपको समझा कि नहीं यार, मैंने जो गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए ना वो थोड़े से गलत है, उसको मैं थोड़े और रिफाइन कर सकता हूँ. तो आप फिर से 1 पे जाओ, उसको और रिफाइन करो, फिर से 2 पे आओ. नहीं तो आप इंप्लीमेंटेशन पे चले गए, स्टेज नंबर 4 पे चले गए और आपको समझा कि नहीं यार, इंप्लीमेंटेशन करने में ना मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. आप फिर से आए 2 स्टेज पे, एनालिसिस किया, फिर से 3rd स्टेज पे आके स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया और फिर से उसको इंप्लीमेंट किया. सो ये प्रोसेस है ना, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है. स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं जाना है. आपको ना चेंज करना पड़े तो पीछे जाओ, चेंज करो और फिर से नए स्ट्रेटेजी को लगाओ. सो दिस प्रोसेस इज आइटरेटिव एंड दिस प्रोसेस इज नॉट लीनियर. ऐसा किसने कहा? फ्रेड आर डेविड ने. इन्होंने ये पूरे स्टेज को ना 5 स्टेजेस में बाइफरकेट किया. सबसे पहला था डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ योर मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर दूसरा आया आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, विच इज नथिंग बट एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. फिर थर्ड आया फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, विच इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. फोर्थ वन इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. अब अच्छी बात यह है कि ये जो 3 स्टेज के बारे में डिस्कशन है ना, हमने इसको पहले से ही 4 चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए हम इसका क्विकली ओवरव्यू ले लेंगे एंड देन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टेज नंबर 4 और स्टेज नंबर 5 को. ठीक है. अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि हम विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट करते हैं, क्योंकि जब हम ये चारों चीजें सेट करते हैं ना, तब एंटिटी को एक डायरेक्शनल पाथ मिलती है. उनको समझता है कि कौन से डायरेक्शन में मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे मेरे बिजनेस को लेके जाना है. जब हम हमारा विजन स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं तब टॉप मैनेजमेंट की क्या एस्पिरेशन है हमको वो समझती है. अगर विजन स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि यार मुझे ना सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए इंडिया में,
अगर आपने विजन स्टेटमेंट में लिखा है कि यार मुझे ना 2 बिलियन कस्टमर बेस चाहिए टिल 2030, अगर आपने विजन स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है दैट आई वांट टू बी अ मोस्टली टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड कंपनी, तो इस विजन स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी डायरेक्शनल पार्ट डिसाइड हो जाती है। क्योंकि जो कंपनी ये बोल रही है कि यार मुझे ना सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड कंपनी को बनना है, तो आप देखोगे तो वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा R&D में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको इनोवेशन लेके आना है, उनको टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे रहना है। जो कंपनी का ऐसा मोटिव है कि यार मुझे कस्टमर बेस सबसे ज्यादा चाहिए, तो आप देखोगे कि वो कंपनीज कस्टमर को कैसे एक्वायर करे, नए कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करे, उनमें वो ज्यादा फोकस कर रही होंगी, वो मार्केटिंग में ज्यादा फोकस कर रही होंगी, वो कंपनी मार्केट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केट पेनिट्रेशन पे ज्यादा ध्यान दे रही होंगी। तो जैसा तुम्हारा विजन स्टेटमेंट रहता है ना, वैसा तुम्हारा डायरेक्शनल पाथ रहता है। So strategic vision reflects top management aspiration and guide the company identity and future direction. A well-communicated vision unites stakeholder and employee towards a common goal. जैसे मैंने कहा कि आपका विजन स्टेटमेंट ऐसा है कि यार मुझे ना सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड कंपनी बनना है, तो जो एम्प्लॉइज को ये टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को अच्छा लगता है, ये टेक्नोलॉजी में ग्रो करते हुए अच्छा लगता है, तो वो एम्प्लॉइज तुम्हारे बिजनेस में अपना CV भेज देंगे और तुम्हारे बिजनेस में वो काम करने की उनकी इच्छा रहेगी। वैसे ही जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, मान लो इन्वेस्टर्स, उनको पता है कि यार जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है ना, वो आगे जाके अच्छी कमाई करने वाली है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका भी विजन आपके विजन से अलाइंड होता है, वो भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। सो अ वेल कम्युनिकेटेड स्ट्रेटेजिक विजन यूनाइट्स स्टेक होल्डर एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सो विजन स्टेटमेंट से हमें समझता है कि वेयर द कंपनी वांट्स टू गो, बट उससे कुछ काम नहीं चलता। विजन स्टेटमेंट के बाद आपको मिशन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, जहां पे आपको बोलना पड़ता है दैट व्हाट बिजनेस यू विल बी इन एंड व्हाट यू विल बी डूइंग टू अचीव दैट विजन। हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मिशन स्टेटमेंट से आपका जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है ना, आपको जो पर्पस है वो क्लियरली समझ में आता है। सो मिशन स्टेटमेंट outlines its role, it tells us what it seeks to achieve and broadly how it plans to do so. यहाँ पे ना ICAI ने क्या किया है, मिशन स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऐसा लिखा है, पर हमको पता है कि मिशन स्टेटमेंट अलग रहता है और स्ट्रेटेजिक इंटेंट अलग रहता है, दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट तुम्हारा पर्पस बताता है, बट वो पर्पस क्लियर होता है मिशन स्टेटमेंट से। सो ये दोनों ना अल्टरनेटिव टर्म्स नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूल में और लिखा है, बट रियलिटी में वैसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट अलग है और मिशन स्टेटमेंट अलग है, जो हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, क्या समझा हमको मिशन स्टेटमेंट से? मिशन स्टेटमेंट से हमको समझा कि हम करेंटली कौन से बिजनेस में हैं और हम क्या क्या करना चाहते हैं। देन ये मिशन को अचीव करने के लिए हमको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ते हैं। गोल्स क्या रहते हैं? गोल्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, गोल्स ओपन एंडेड रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे रहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्लोज टर्म रहते हैं, वो स्पेसिफिक रहते हैं, वो टाइम बाउंडेड रहते हैं कि इतने टाइम तक मुझे ये चीज अचीव करना है, इतने टाइम तक मुझे ऐसा बनना है, ये सारी चीजें। सो ऑब्जेक्टिव्स टाइम बाउंडेड रहते हैं, क्लोज एंडेड रहते हैं, और गोल्स ओपन एंडेड रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। So objectives convert the strategic vision into specific performance target, what results management wants to see. Strong objectives help push the organization towards better financial performance, business improvement and more focused action. Because यहाँ पे आपने एक डेडलाइन सेट कर दिया, और जब तुम डेडलाइन सेट करके काम करते हो ना, तब उसको अचीव करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये कहता है कि तुमको ना ऑब्जेक्टिव्स बस ऑर्गेनाइजेशन वाइड नहीं रखना है, तुमको ऑब्जेक्टिव्स सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है। मतलब कॉर्पोरेट लेवल के भी ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, बिजनेस लेवल के भी ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, फंक्शनल लेवल के भी ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए। जैसे HR मैनेजमेंट ने डिसाइड करना चाहिए कि इतने टाइम तक उन्होंने क्या क्या करना है, फाइनेंस ने डिसाइड करना चाहिए, मार्केटिंग वाले ने डिसाइड करना चाहिए। So objectives must be set at all levels, not just company wide, but also for each business unit, department, product line and individual, यानी तुम्हारा फंक्शन। ये हो गया तुम्हारे स्टेज नंबर 1। अभी आते हैं स्टेज नंबर 2 पे, विच इज नथिंग बट एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ये क्या है तुम्हारा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करने के बाद हमको क्या समझता है? हमको अपॉर्चुनिटी समझती है, हमको थ्रेट समझते हैं। और तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आती है? पेस्टल वाली चीजें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें आती है। और इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करने के बाद हमको क्या समझता है? हमारे खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो हमें समझती है। विच इज नथिंग बट ये स्टेज बोल रहा है कि तुम स्वॉट एनालिसिस करो। फिर आता है तुम्हारे स्टेज नंबर 3। जब तुम एनालिसिस करते हो ना, तब तुम्हारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज आते हैं। You develop strategic alternatives based on the firm's strength, weakness, opportunities, threats, which is nothing but your SWOT analysis. और उसमें से आपको एक स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना पड़ता है। Then you have to evaluate and select the most suitable strategy for the firm goals. अगर आपको याद आ रहा होगा तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे
कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के पास 4 स्ट्रेटेजी के अल्टरनेटिव्स रहते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, फिर दूसरा है ग्रोथ और एक्सपांशन, जिसमें आपको फिर इंटेंसिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, मर्जर्स एक्विजिशन का ऑप्शन रहता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का ऑप्शन रहता है। फिर आता है आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको 3 ऑप्शन रहते हैं, टर्न अराउंड, लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ये हुआ तुम्हारा स्टेज नंबर 3। अब हम आते हैं स्टेज नंबर 4 के ऊपर, विच इज न्यू एंड इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सवाल भी आते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड डिमांडिंग प्रोसेस। आपको भी पता होगा, अभी आप जनवरी 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्लान बनाना तो सर ईजी है, प्लान तो अपन बना लेते हैं कि इतने टाइम तक ये होना चाहिए, इतने टाइम तक ये होना चाहिए, बट जब इंप्लीमेंटेशन में आती है ना, तब हमको रियलिटी में चीजें समझना चालू होती है, यार ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना डिमांडिंग प्रोसेस है। सो इंप्लीमेंटेशन को बोला जाता है दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग योर प्लान इनटू रियल एक्शन, because you are focused on turning strategic plan into real action and results. It requires managing organizational changes. मतलब आप जब इम्प्लीमेंटेशन को करते हो ना, तब आपको समझते हैं कि नहीं यार, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, उसमें चेंज करना चाहिए, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा एक स्टोर था, वो मैं मुंबई में स्टोर था मेरा, और एक ही स्टोर था मेरा, मैं मुंबई से अपने बिजनेस करता था। अब मुझे ना अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे मार्केट डेवलपमेंट करना है, मुझे जोग्राफिकल एरिया में, नए जोग्राफिकल एरिया में अपने बिजनेस को सेट करना है। तो मैं ढूंढना चालू किया कि कहाँ पे जाऊँ यार, दिल्ली में करूँ, अहमदाबाद में करूँ, कलकत्ता में करूँ कि बेंगलोर में करूँ। मैंने सोच लिया कि चलो यार दिल्ली में करते हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब दिल्ली में मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा भी मुझे लोकेशन भी देखना पड़ेगा ना, कि दिल्ली में स्पेसिफिकली कौन सी लोकेशन में मुझे मेरा स्टोर चालू करना है, फिर वहाँ पे मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा। दिस विल बी डेफिनेटली ए डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब मान लो मैंने दिल्ली में स्टोर चालू कर दिया, तो अब मैं ओनर तो अकेला हूँ, जिसका मुंबई स्टोर है, जिसका दिल्ली का स्टोर है। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि 3 दिन यहाँ पे मुंबई के स्टोर पर रुकता हूँ, 3 दिन दिल्ली के स्टोर पे जाता हूँ, फिर से मुंबई के स्टोर पे आता हूँ, 3 दिन यहाँ पे सब चीजें हैंडल करता हूँ? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो मैं सिंपल स्ट्रक्चर से अपने बिजनेस को मॉडिफाई करता था ना, मतलब ओनर ही सारी चीजों को ध्यान देता था ना, अब ये स्ट्रक्चर से मैं ये 2 स्टोर्स को हैंडल नहीं कर सकता जो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में है। तो अब मुझे सिंपल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। मुझे दिल्ली के स्टोर के लिए एक हेड को अपॉइंट करना पड़ेगा, मुंबई के स्टोर के लिए एक हेड को अपॉइंट करना पड़ेगा, और दोनों को मुझे रिपोर्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरे स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। तो इसे बहुत बार होता है कि जब आप एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आते हो ना, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बदलना पड़ता है, आपको आपके पॉलिसीज को बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, यू हैव टू एलोकेट बजट टू क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब आपको नया स्टोर डालना है, तो उसके लिए पहले बजट तो असाइन करना पड़ेगा ना, कि कितना खर्चा करना है, लोगों को एक्वायर करने के लिए कितना खर्चा करना है, मार्केटिंग के लिए कितना खर्चा करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बजटिंग करना पड़ेगा। फिर दूसरा, स्टाफिंग, राइट सेट ऑफ पीपल्स को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और जैसे आप मुंबई में सर्विसेज दे रहे थे, वो सेम टाइप ऑफ सर्विसेज आप दिल्ली में भी देना चाहते हो, बिकॉज कस्टमर्स के एक रहता है, जो सर्विसेज उनको मुंबई में मिलती है ना, वो सर्विसेज उनको दिल्ली में भी चाहिए रहती है। Then ensure that you are framing policies and procedures. जब आप एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हो ना, तब एक स्टैंडर्डाइज सर्विसेज एक कस्टमर को मिलती है। जो स्टैंडर्ड सर्विसेज को मुंबई में मिली थी, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जब आप सेट करते हो, तो वो स्टैंडर्ड सर्विसेज आपको दिल्ली में भी मिलेगी। देन ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स से ना आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, उनको इंसेंटिव दे सकते हो कि इतना सेल होने के बाद तुमको इतना बोनस मिलेगा, जिससे वो मोटिवेट हो, जिससे वो काम अच्छा करे। सो यू कैन मोटिवेट द पीपल एंड शेप अ कल्चर दैट अलाइंस विद द स्ट्रेटेजी। देन अप्लाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक बार सारी चीजें लगा दिया मतलब काम हो गया, ऐसा नहीं रहता। आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यूस बेसिस पे रिफाइन कैसे कर सकता हूँ, कंटिन्यूस इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। देन इंस्टॉल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू कैरी आउट स्ट्रेटेजिक रूल्स। जैसे कि ना आप अभी आप ओनर अकेले हो, आपको ये दोनों स्टोर्स हैंडल करने हैं, तो आपने क्या किया, एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना लिया, जहां पे आपको दिखता है कि मुंबई के स्टोर पे कितना सेल हो रहा है, दिल्ली के स्टोर पे कितना सेल हो रहा है, मंथ वाइज कितना सेल हो रहा है, ईयर ऑन ईयर कितना सेल हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना है। ये सारी चीजें आपको वो डैशबोर्ड से समझ में आ रही है। फिर आपने एक एम्प्लॉय डैशबोर्ड बनाया, जहाँ पे आपको समझता है कि यार कौन से एम्प्लॉय कितने बजे आ रहे हैं। तो ऐसे आपको सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे।
You have to install information and operating system to carry out strategic role, and you have to provide internal leadership to drive progress and fix issues promptly. भाई तुम्हारा दिल्ली वाला स्टोर नया चालू हुआ है, तो आपके जो इनसाइट्स है ना, जो आपको एक्सपीरियंस है मुंबई के स्टोर चलाने के बाद, वो जो भी आपके इनसाइट्स है ना, वो दिल्ली स्टोर का जो हेड है उसके साथ शेयर करो, उसको बोलो, जिससे जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे ना वो तुरंतली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, describe the principal aspects of strategy execution process which are included in the most situation। तो जो भी हमने स्टेप सीखे ना वो आपको लिखना है। पहले इंप्लीमेंटेशन के बारे में जो भी हमने डेफिनेशन सीखा वो लिखना है, फिर जो भी पॉइंट्स पढ़े हमने वो यहाँ पे कोट करना है, जैसे कि बजट करना, देन स्टाफिंग, देन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेट करना, देन बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को लगाना और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना, इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, लोगों को मोटिवेट करना, क्रिएटिंग कल्चर एंड क्लाइमेट कंडक्टिव विच इज सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब अपने कल्चर को ऐसे बिल्ड करना जिससे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा दिक्कत ना आए, एंड एक्सर्टिंग द इंटरनल लीडरशिप, मतलब जो भी आपके इनसाइट्स है वो आप उनको भी शेयर करो, जिससे जो भी इश्यूज वो फेस करें वो तुरंतली रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, अभी हम आते हैं लास्ट स्टेज को, विच इज स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये बोलते हैं कि जब आपने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर दिया ना, तब आप उसको इवैल्यूएट करते जाओ कि जो भी आपने चीजें एज्यूम की थी कि यार मुझे ऐसे ऐसे ग्रोथ चाहिए, ऐसे ऐसे सब चीजें होनी चाहिए, क्या वो चीजें सही से हो रही है। एसेस द कंपनी परफॉर्मेंस, ट्रैक करो एक्सटर्नल चेंजेस, देखो कि यार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ चेंज आ रहा है क्या जो मेरे करंट स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करेगा, और अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो एडजस्टमेंट आप करो। अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने लगाई है, आपने जो डायरेक्शन डिसाइड किया, आपने जो गोल सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उस पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे बिजनेस को चलने दो, बट कुछ रिफाइनमेंट करना होगा, थोड़ा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए उतना आप रिफाइनमेंट कर लो। If the current strategy, direction and objectives align well with the market conditions and targets are being met, then minor fine tuning may be enough। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपके स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की गरज है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भाई कुछ तो अलग ही हो गया, अब उसके हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने स्ट्रैटेजी तो लगाई बट वो फेल हो गई, देन आप देखो कि इशू कहाँ पे था। इशू स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में था कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में था, वो अच्छे से देख लेना। या इशू दोनों में था, मतलब आपने फॉर्मुलेट भी गलत किया, आपने इंप्लीमेंट भी गलत किया, उसको पहले इवैल्यूएट करो और उसके हिसाब से जो नेसेसरी स्टेप्स है वो आप ले लो। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको बार बार देखना पड़ेगा कि भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सब चीज़ें जो लगाई है वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है ना, यार कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ चेंज नहीं आ गया ना जिससे मेरी स्ट्रैटेजी अभी सही से काम नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देखती जानी है। सो दिस इज योर फिफ्थ स्टेप विच इज स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एक बार ये सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़ो और ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो। हो गया। अभी तक हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जहाँ पे तीन ब्रॉड कैटेगरीज थी, एक था फॉर्मुलेशन, दूसरा इंप्लीमेंटेशन और तीसरा था इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा दी है फॉर्मुलेशन के बारे में, जैसे कि प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया है और स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस किया है। एक बार वो हम देख लेंगे, फिर हम आएंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, फॉर्मुलेशन के बारे में आता है। ये कहता है कि जब भी तुम्हें स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना रहता है ना, तुम्हें सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी रहती है। प्लानिंग में तुम्हें देखना रहता है कि कंपनी को आगे फ्यूचर में कहाँ पे जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, और इसके हिसाब से तुमको एक्शन प्लान्स डिसाइड करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे ना ये कहता है कि प्लानिंग में ना दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा रहता है ऑपरेशनल प्लानिंग। क्या कहा मैंने, एक रहता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा रहता है ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब विच इज डन बाय सीनियर मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ये वो मैनेजर्स रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्ट्रैटेजी कौन से लगानी है ऑर्गेनाइजेशन वाइड और अपने बिजनेस वाइड। जैसे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, ग्रोथ लगानी है, स्टेबिलिटी लगानी है, रिट्रेंचमेंट लगानी है, और बिजनेस लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से स्ट्रैटेजी अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लगानी है। आपको अगर याद आ रहा होगा तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइकल पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें बिजनेस लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी का प्लान रहता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिसाइड करना कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है।
दिस इज डन बाय सीनियर मैनेजमेंट विच फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कौन सी स्ट्रैटेजी तुम लगाते हो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करना चालू करती है और उसके हिसाब से तुम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो। जब भी तुम ये स्ट्रैटेजी के बारे में डिसीजन लेते हो तुम एक होलिस्टिक व्यू लेते हो ऑर्गेनाइजेशन का और उसी के हिसाब से तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हो। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी को प्लान करना, और ये कौन करता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। और फिर ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी जो भी आपने डिसाइड की है ना उसको ग्राउंड लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करना, ये फिर कौन करेगा? आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। So operational planning is done by functional level managers which deal with short term task, resource deployment मतलब जितने भी resources मुझे मिले हैं ना उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। यहाँ पे मैं टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करूंगा, मतलब टैक्स यूज करूंगा। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर को ना अपने प्रोडक्ट बेचना है तो वो डिसाइड कर रहा है कि यार अभी मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अभी ना मार्केट में रोस्ट कल्चर चल रहा है, मीम का कल्चर चल रहा है, तो वो कैसे उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके मैं मेरे प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे ये टैक्स को यूज करते हैं। So it make modification to the business function but not fundamental changes। मतलब ये जो भी मॉडिफिकेशन लेके आते हैं ना अपने पर्टिकुलर फंक्शंस में उससे बिजनेस के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। जैसे एचआर की एक पॉलिसी थी कि किसी भी पर्सन को रिक्रूट करना है ना उसका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैंने उस पॉलिसी को मॉडिफाई किया, मैंने उसको किया कि 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या मुझे बताओ इस मॉडिफिकेशन से, इस पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन के मॉडिफिकेशन से क्या बिजनेस का फंडामेंटल चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो it makes modification to the business function but it is not a fundamental change। यहां पे ना ये वाले पोर्शन कट कर दो, ठीक है? वो अननेसेसरी वो पढ़ के कंफ्यूजन होता है, वो पोर्शन को कट कर दो। और आपको पढ़ना कैसे है, पहले आप PLN पढ़ लो, फिर सेकंड ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो और थर्ड यहां पे आओ, ठीक है? ये क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही पार्ट है। हमको पता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही पार्ट है। बिकॉज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट द हाई लेवल गेम प्लान विच इज डेवलप्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट। और सीनियर मैनेजमेंट क्या करते हैं? सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं to guide the entire organization towards success. While strategic plans are made at the top level, operational plans are created by middle and lower management to implement these strategies efficiently। अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब भी वो पढ़ते हैं कि सर ऑपरेशनल प्लान मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट करते हैं, मतलब मिडिल मैनेजमेंट मतलब सर बिजनेस लेवल मैनेजर्स। नहीं, अब कैसा है बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के बुक्स में ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, फंक्शनल मैनेजर्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा गया है और उनके नीचे जो भी एम्प्लॉयज आते हैं ना उनको लोअर मैनेजमेंट में कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे जो मिडिल मैनेजमेंट है वो फंक्शनल मैनेजर्स को डिनोट करता है, वो बिजनेस लेवल मैनेजर्स को डिनोट नहीं करता। तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। क्या हो रहा है इसको, एक मिनट। हाँ, तो ये स्टेजेस लिख लेना, पहले फर्स्ट, सेकंड ये और थर्ड ये। और यहाँ पे जो मिडिल मैनेजमेंट है ना, ये मिडिल मैनेजमेंट मतलब फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। ऐसा क्यों कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के बुक्स में मिडिल मैनेजमेंट को फंक्शनल मैनेजर्स कहा गया और उनके जो नीचे लोग रहते थे ना, मतलब उनके जो नीचे अंडर जो काम करते हैं उनको लोअर मैनेजमेंट में कैटेगराइज किया जाता है। तो मिडिल मैनेजमेंट से उसके कंफ्यूज मत होना। ऑपरेशनल प्लानिंग बस फंक्शनल मैनेजर्स करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल। शाबाश। फिर और एक छोटा सा क्वेश्चन आया तो आएगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में तुम क्या क्या करते हो। अगर मुझे स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ग्रोथ चाहिए, तो अभी ग्रोथ के लिए कौन से रिसोर्सेज लगेंगे मैं उस पर ध्यान दूंगा। आई विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फिर वो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसके रिगार्डिंग में पॉलिसीज प्रिपेयर करूंगा। फिर ये भी 2 बुलेट पॉइंट्स है। फिर उसको मैं ना कंटिन्यूस मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, कंटिन्यूस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई बाहर कुछ ऐसी चेंजेस हो रहा है क्या जो मेरी स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट करे। अगर ऐसे हो रही है तो मुझे स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना पड़ेगा, मुझे ये डिसीजंस कंटिन्यूस बेसिस पे लेने पड़ेंगे। एंड दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन वाइड, मतलब तुम्हारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और विद अ मेजर डिवीजन और पर्टिकुलर बिजनेस देयर इज अ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी की जाती है और पर्टिकुलर डिवीजन पर्टिकुलर बिजनेस के लिए भी की जाती है। ये 5 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लेना और याद रखना। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये दोनों का डिस्टिंक्शन बोलेंगे और फिर इसके ऊपर भी बोलेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस क्या रहता है, तब ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।
अभी हम आते हैं स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी के ऊपर। अब मुझे बताओ, जब टेस्ला ने ये डिसाइड किया था कि बहुत साल पहले कि अपन ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपन ईवी सेक्टर पे ना बिल्ड करना चालू करेंगे, इन्वेस्ट करना चालू करेंगे और देखेंगे, और मुझे उनको ऐसा लगता है कि थोड़े साल बाद लोग ना पेट्रोल व्हीकल्स, पेट्रोल के जो प्रॉपर व्हीकल्स रहते हैं वो परचेज नहीं करेंगे, वो ईवी पे शिफ्ट होंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे उन्होंने एजम्पशन लिया था कि इतने साल तक लोग पेट्रोल व्हीकल्स नहीं कंज्यूम करेंगे और वो शिफ्ट होंगे ईवी पे। यहाँ पे उन्होंने एजम्पशन लिया था, पर मान लो वैसा एजम्पशन फुलफिल हुआ ही नहीं। लोग शिफ्ट ही नहीं कर रहे ईवी पे, वो नहीं बोल रहे नहीं करना है भाई ईवी पे शिफ्ट, मुझे पेट्रोल वाली गाड़ी पसंद है, मुझे वो बूम बूम का आवाज़ ही पसंद है, मुझे अपने ईवी पे एकदम ऐसे शांत गाड़ी चलती है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो अभी मुझे बताओ कि टेस्ला ने एक रिस्क लिया था। उन्होंने जब इन्वेस्ट करना चालू किया था तब वो एक रिस्क भी ऐसी भी थी कि जो उन्होंने एजम्पशन लिया है कि इतने साल तक लोग ईवी में शिफ्ट होना चालू करेंगे, वो एजम्पशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हर इंसान, हर कंपनी जब भी एक स्ट्रैटेजी बनाता है ना, तब उसमें कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी रहती है। वो स्ट्रैटेजिक एजम्पशन से बनाता है कि बाहर मार्केट में ना ऐसे ऐसे चीजें होना चालू हो जाएंगी, पर अगर वैसे नहीं हुई तो। So strategic uncertainty means the lack of clarity or predictability about future events that could affect a company's strategy. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये uncertainty को तुम्हें मैनेज कैसे करना है। ये कहता है कि अगर तुम्हें uncertainty को मैनेज करना है then you have to be agile, you have to be resilient and you have to be very well prepared. Agile मतलब you have to quickly have to respond, मतलब तुम्हें reactive strategy तुरंत prepare करनी पड़ेगी। You have to be resilient, you have to strong enough to handle that shock and you have to be very well prepared. Below are few ways in which you can deal with strategic uncertainty, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। So first thing is flexibility. Organization can build flexibility into their strategies to quickly adapt to the changes in the environment. जैसे कि मान लो जैसे कोविड चल रहा है और 2 साल तक कोविड चला, और जिनके बिजनेसेस बस ऑफलाइन में थे ना, उनको पता है कि कस्टमर स्टोर्स पे आ नहीं रहे बिकॉज कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़े टाइट रिस्ट्रिक्शंस है। तो तभी जो बिजनेसेस ने ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट किया, या तभी जो भी बिजनेसेस ने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का सिस्टम चालू किया, उन्होंने थ्राइव किया। और बाकी के बिजनेसेस जो वैसे ही ऑफलाइन स्टोर्स में अपना बिजनेस चालू कर रहे थे, उनका बिजनेसेस मंदा करना होना चालू हो गया, उनका बिजनेस ठप पड़ना चालू हो गया, उनका बिजनेसेस कम होना चालू हो गया। तो आपके ना, आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपको जो भी मार्केट में चीजें बदल रही है ना, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ेगा। और आपको पता है कि कस्टमर्स आपके स्टोर पे नहीं आ रहे, तो ठीक है ना, तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सिस्टम चालू कर दो, ऑनलाइन पे अपने बिजनेस लेके आओ, ये सारी चीजें चालू करो। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग योर स्ट्रैटेजी। Second is diversification. Diversifying organization products, market and customer base can reduce the impact of uncertainty. आप ना जोग्राफिकल बेसिस पे खुद को एक्सपैंड करो, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल भी लेके जाओ खुद के प्रोडक्ट्स को, फिर नए नए कस्टमर्स को टारगेट करो, अलग अलग प्रोडक्ट्स रखो। मतलब अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना, तो आपके बिजनेस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर एक जोग्राफिकल एरिया में अपना बिजनेस नहीं चल रहा है ना, तो आपको इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो। तीसरा है मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। मॉनिटरिंग मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे देखते जाओ कि क्या क्या चीजें एक्सटर्नली बदल रही है, उसके हिसाब से क्या मुझे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर बदलना चाहिए क्या, ये पहले से ही देखना चालू करो। एक ऐसा नहीं कि यार जब चीजें बदलना चालू हो जाएगी, जब इंपैक्ट आना चालू होगा तब आप बदलोगे। कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएट करो ना, देखो कि क्या क्या बदल रहा है, उसके हिसाब से मैंने कुछ नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए क्या। और आप सिनेरियो प्लानिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिनेरियो प्लानिंग में कैसा रहता है, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो और आप अलग अलग सिनेरियोज लेते हो, क्या वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अच्छा इस सिनेरियो में मेरे स्ट्रेटजी पे क्या क्या इंपैक्ट आएगी, वो समझो कि कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है और वो लूज एंड्स पे काम करना चालू करो। Then the fourth point is building resilience. Organization can invest in building internal resilience. इंटरनली खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि छोटे मोटे चेंजेस से आपके बिजनेस पे इंपैक्ट ना आए। जैसे कि अमूल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बनाया, इतना वाइड बनाया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया कि यार हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करने वाले, उससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और वाइड बनाया। ये उनकी ताकत है, ये उनकी इंटरनल कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। So organization can invest in building internal resilience, such as strengthening their operational process, increasing their financial flexibility, and improving their risk management capabilities. So अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, एक भी रिटेलर ने बोला कि हम आपका प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, तो उससे मेरे बिजनेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। इसके लिए हमने लास्ट चैप्टर में एग्जांपल लिया था टाटा टी बेवरेजेस का और स्टारबक्स का। दोनों ने आके जॉइंट वेंचर बनाया, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और दोनों ने एक साथ रिस्क भी शेयर किया।
So collaborate with other organizations, suppliers, customers, and partners can help organization pool resources, share the risk, and leverage each other's strengths to navigate uncertainty more effectively. तो ये 5 पॉइंट्स रहते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, फोर्थ वन इज बिल्डिंग रेजिलियंस, एंड फिफ्थ पॉइंट इज कोलैबोरेशन. देखो अभी May 24 में आया था. एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज इन अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. तो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या है वो लिखो और फिर 5 पॉइंट्स लिखो. कौन से 5 पॉइंट्स? फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, बिल्डिंग रेजिलियंस, एंड द फिफ्थ वन इज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप. जो पॉइंट्स हमारे लास्ट में 4 बुक में है ना, वो सेम पॉइंट्स आंसर्स में है. ठीक है, देख लो एक बार आंसर, फिर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाते हैं. चलो हो गया पढ़ के. अब ये छोटा सा पॉइंट रह गया, इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी से क्या इम्पैक्ट आता है? अब ये ना, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी कैन बी अ थ्रेट एंड इट कैन ऑल्सो बी अ अपॉर्चुनिटी. सर ऐसे कैसे सर? अनसर्टेनिटी थ्रेट है ये तो मुझे समझ में आता है, बट ये सर अपॉर्चुनिटी कैसी है? जैसे कि अभी हमने कोविड का एग्जांपल लिया. देखो कोविड के सबके बिजनेसेस चल नहीं रहे थे, सो दिस अनसर्टेनिटी, मतलब ये कोविड वाली सिचुएशन अनसर्टेनिटी था ना, सबको पता नहीं था कि कितने टाइम तक ये सिचुएशन चलेगी, कब सब सिचुएशन नॉर्मल होगी. सो इट वाज अ थ्रेट फॉर ऑल द बिजनेसेस, बट इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू बिजनेसेस. सबने देखा कि यार लोग ना ऑफलाइन आना प्रेफर नहीं कर रहे, तो जो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए उनके बिजनेस अच्छे चलना चालू हो गए. जिन्होंने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का सिस्टम चालू किया उनके बिजनेस अच्छा चालू कर दिया. सो ये स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ना बिजनेसेस के लिए थ्रेट भी होती है, बट थोड़े बिजनेसेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी होती है. फिर ये अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट तुम्हारे बिजनेस पे कितना आएगा, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे वो कौन से एसबीयू पे इम्पैक्ट कर रहा है और वो एसबीयू तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो एसबीयू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन डेफिनेटली इस अनसर्टेनिटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा तुम्हारे बिजनेस में. बट वो एसबीयू तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन उसका इतना कंपैरेटिवली इतना इंपैक्ट नहीं आएगा. अब ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंस तुमको सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से. ठीक है, not all SBUs are equally important, so the impact of uncertainty will vary depending on the importance of the SBU. Here the importance is always shown by isn't shown by sales or profit. An SBU with low present performance might still be strategically valuable due to future growth potential. जैसे कि अभी ना पावर वाले सेक्टर्स में ना अभी उतना सेल्स नहीं आ रहा है कंपैरेटिवली जितना उनको फ्यूचर में आने वाला है, बट उसमें फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है. तो अभी अगर कोई अनसर्टेनिटी उस बिजनेस में पर्टिकुलरली इंपैक्ट कर रही है, इट विल बी एट अ हाई इम्पैक्ट, बिकॉज अभी उनका परफॉर्मेंस नॉर्मल है, बट आगे जाके उनमें बहुत ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ है. ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे स्टेज नंबर 4 पे, दैट इज स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन को हमने क्या डिस्कस किया? इम्प्लीमेंटेशन इज ए डिमांडिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपने जो भी डिसाइड किया है ना, उसको आप रियलिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हो. सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लान इनटू एक्शन. क्या क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन में? अभी हमने डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंटेशन में जो नेसेसरी चेंजेस चाहिए वो हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर सुपरवाइज करते हैं कि एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है क्या, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए क्या. ये सारी चीजें हम करते हैं इंप्लीमेंटेशन के स्टेज में. व्हाई वी डू इट? बिकॉज वी वांट टू अचीव आवर मेजरेबल रिजल्ट्स. अब कैसे होता है, जब कभी भी ना एक स्ट्रैटेजी सही से काम नहीं करती, एक स्ट्रैटेजी को जो आप इंप्लीमेंट करते हो और उसके से जो रिजल्ट चाहिए आपको वो नहीं मिलता है, तो बहुत बार मैनेजर्स ना वो पूरे स्ट्रैटेजी मॉडल को ही दोष देते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी मॉडल गलत था, ये स्ट्रैटेजी गलत थी. पर ऐसा नहीं होता, आपको डीप डाइव करके समझना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी में गलत था तो क्या था. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में दिक्कत थी या आपको स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत थी. ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ता है, और वो चीजों को समझने के लिए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको अभी हम समझने वाले. So many managers confuse strategy formulation, that is creating a strategy, with implementation, that is executing the strategy. But my friend, both requires different skill sets, and the success of any strategy depends upon formulation and also implementation. Success depends not just on good strategic decision, but on also strategy execution. So here in the matrix, there are 4 combination of formulation and implementation.
तो ये अपना नॉर्मल वही मैट्रिक्स, एक साइड पे आपको फॉर्मुलेशन को लेना है साउंड, फ्लॉड, और एक साइड पे इंप्लीमेंटेशन को लेना है वीक और एक्सीलेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी फॉलो करती है ना, इट इज ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में कैसा होता है, आपने जो स्ट्रेटेजी लगाई थी ना वो सही थी, वो साउंड मतलब वो सही थी, बट उसका इंप्लीमेंटेशन है ना वो वीक हो गया। ये बहुत बार ना जो नई कंपनीज रहती है, जो स्टार्टअप्स रहते हैं, जो रिसोर्स लिमिटेड कंपनीज रहते हैं ना, उनको ये दिक्कत आती है। बिकॉज जब नए नए रहते हैं ना, तुम गैप्स को तुरंत आइडेंटिफाई करते हो, यार मार्केट में ना ये गैप है, जो कॉम्पिटिटर्स है ना ये चीजें सप्लाई नहीं कर रही है ना, मैं ये चीजें सप्लाई करता हूँ। तो तुम स्ट्रेटेजी तो सही से बना पाते हो, बट तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए तुम्हें इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो अगर तुम इस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम देखो कि तुम तुम्हारे इंप्लीमेंटेशन को कैसे सुधार सकते हो। क्या तुम एक कोई एक्सपीरियंस पर्सन को तुम्हारी कंपनी में हायर कर सकते हो क्या, जिसको नॉलेज होगा ये चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जिससे तुम ए से बी कैटेगरी में आओ। बिकॉज बी कैटेगरी में कैसा है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छी है और तुम उसको इंप्लीमेंट भी बहुत सही तरीके से करते हो। हर कंपनी चाहती है कि वो इस कैटेगरी में फॉल हो। फिर तीसरा कैटेगरी है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी मतलब तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है, फिर तुमने गलत स्ट्रेटेजी को भी गलत इंप्लीमेंट कर दिया है, तो भाई तो तुम डिजर्व करते हो इस कैटेगरी में फॉल होना, बिकॉज तुमने स्ट्रेटेजी भी गलत लगाई और तुमने उसको इंप्लीमेंट भी गलत की। तो यहाँ पे तुमने सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि पहले कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करके उसको सही बनाऊं, और एक बार आपने स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करके सही बना लिया ना, फिर आप इंप्लीमेंटेशन को सही करने के पीछे भागो। पहले सी से ए पे आओ, फिर ए से बी पे आओ, ठीक है। और डी कैटेगरी मतलब आपने ना स्ट्रेटेजी को ना गलत फॉर्म किया है और गलत स्ट्रेटेजी को आप सही से इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या ही बात है आपके। बट आपके केस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, बस स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करो, मतलब आप यहां से इस कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। So square A is a good strategy, but here there is a weak implementation. This often happens with startup or resource limited firms. They must improve their execution to move to the square B. Square B is an ideal situation where the strategy is sound and well implemented. This is a target state. देन सी इज वीक स्ट्रेटेजी प्लस वीक इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे पहले तो आपको स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करना पड़ेगा और फिर आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड डी इज पुअर स्ट्रेटेजी बट गुड इंप्लीमेंटेशन। तो आपको पहले आपकी स्ट्रेटेजी को फिक्स करना पड़ेगा, और अगर कुछ आपके स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना है थोड़ा सा एग्जीक्यूशन को, तो वो रिफाइनमेंट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक मैट्रिक्स है जहां पे हम फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन को लेते हैं समझने के लिए कि स्ट्रैटेजी कैसे गलत फॉर्म हुई, अगर फॉर्मुलेशन में दिक्कत थी कि इंप्लीमेंटेशन के लिए दिक्कत थी। इसके लिए ना और एक मैट्रिक्स है जहां पे हम फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन नहीं लेते, वहां पे हम इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर केस स्टडीज भी फॉर्म होती है, ठीक है। ये मैट्रिक्स बोलता है, ये मैट्रिक्स ना दो कैटेगरी को लेता है, एक रहता है तुम्हारे इफेक्टिवनेस और दूसरा रहता है तुम्हारा इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस यानी क्या, इफेक्टिवनेस यानी डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस यानी डूइंग द राइट थिंग्स, ये आपको आंसर में कोट करना है। इफेक्टिवनेस यानी डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस का मतलब है तुम्हारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यहाँ पे लिखो। इफेक्टिवनेस मतलब तुम्हारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो भी तुम स्ट्रेटेजिकली वाइज डिसाइड करते हो ना, उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। जैसे कि सही मार्केट में इन्वेस्ट करना, सही प्रोडक्ट बनाना, सही कस्टमर्स को टारगेट करना, सही कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लगाना, ये सारी चीजें इफेक्टिवनेस में आती है। दिस इज नथिंग बट डूइंग द राइट थिंग्स which you do these right things to meet your long-term organizational goals and competitive positioning. Effectiveness is long-term and outward-looking, which is the responsibility of top management. इफेक्टिवनेस में वो सारे डिसीजंस आते हैं जो तुम स्ट्रेटेजी के लिए लेते हो, जैसे कि सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, सही मार्केट में और सही कस्टमर्स को टारगेट करना, ठीक है। और इफिशियंसी में आते हैं कि वो इफिशियंसी ना तुम्हारे ऑपरेशंस में आते हैं, मतलब तुम्हारे गुड्स को सही कॉस्ट पे बनाना, कम से कम कॉस्ट में बनाना, सबसे कम टाइम में ज्यादा गुड्स को बनाना, तो ये सारी चीजें इफिशियंसी में आती है, वेयर यू आर डूइंग द थिंग्स राइट। इफिशियंसी इज अ शॉर्ट टर्म एंड इंटरनल विच इज हैंडल्ड बाय ऑपरेशनल मैनेजर्स, मतलब कम से कम कॉस्ट में गुड्स को बनाना, ये सारी इफिशियंसी के कैटेगरी में आते हैं। फिर कम टाइम में सबसे ज्यादा कुछ बनाना, ये सारे इफिशियंसी क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। तो भाई एक साइड पे तुम लो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन विच इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, तुम कितना इफेक्टिव हो, तुम इनइफेक्टिव हो, एक कैटेगरी में रख दो। फिर दूसरा लो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे तुम इफिशियंसी को लो कि तुम कितना इफिशियंट हो, और दूसरा कैटेगरी क्या तुम कितना इनइफिशियंट हो। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना, दैट इज C1,
जहां पे तुम्हारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी सही है, तुम इफेक्टिव हो और तुम इफिशिएंटली भी गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, देन यू विल बी एबल टू थ्राइविंग इन द इंडस्ट्री। जैसे कि टाटा कंपनी का क्या है मोटिव, क्या है स्ट्रेटेजी, क्या है कि ना सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना और वो कम से कम कॉस्ट में बनाना, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। दिस इज दैट इफेक्टिवनेस जो वो सही तरीके से कर पा रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजी सही भी है। और वो ना कम से कम कॉस्ट में अपने गुड्स को प्रोड्यूस भी कर पाते हैं, सो दे आर ऑल्सो इफिशियंट इन देयर ऑपरेशंस। सो हियर द स्ट्रेटेजी इज इफेक्टिव, दे आर ऑल्सो इफिशियंट, देन दे विल थ्राइव। सेकंड आता है जहां पे तुमने स्ट्रेटेजी तो सही बनाई बट तुम उसको इनइफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब ना हम ईवी सेक्टर पे ध्यान देना चालू करेंगे, ईवी व्हीकल्स प्रोड्यूस करना चालू करेंगे। सो द स्ट्रेटेजी वाज गुड, वो स्ट्रेटेजी वाज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट वाज लॉन्ग टर्म, इट वाज गुड। बट वो ना जब कार्स को बना रहे थे ना, तब उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा था कार्स को बनाने के लिए, और कंपैरेटिवली जो बाकी के जो वेल नोन कंपनीज थी वो उनसे भी कम कॉस्ट में कार्स को बना रही थी। So your strategy is good, but in your operations you are inefficient. And if you are at this stage, then you will be only be able to survive. बहुत सारे कस्टमर्स आपके कार को परचेज नहीं करेंगे, थोड़े कम रहेंगे जो आपके कार को परचेज करेंगे। सो इफ यू आर फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी, देन यू विल ओनली बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। और अगर आप ये दो कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ना, तो ये दोनों भी डेंजरस है, बिकॉज यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी का डायरेक्शन ही गलत है। यू आर इनइफेक्टिव, योर स्ट्रैटेजी डायरेक्शन इज रॉन्ग। अगर आप इनइफेक्टिव हो और आप उस गुड्स को इफिशिएंटली बना पा रहे हो, देन यू विल डाई स्लोली। मतलब नोकिया की स्ट्रैटेजी गलत थी, वो ना अभी भी कीपैड फोन से बेच रहे थे, बट वो ये बोलेंगे कि यार हम कीपैड फोन सबसे कम कॉस्ट में बना पा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन सबसे इफिशिएंट है, बट स्टिल योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। देन यू विल नॉट डाई इमीडिएटली, बट यू विल डाई स्लोली। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो, देन यू विल डाई स्लोली। और अगर आप C4 की कैटेगरी में फॉल करते हो, सेल 4 में फॉल करते हो, देन यू विल डाई इमीडिएटली, बिकॉज योर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इज रॉन्ग, और उसमें आप उसको इनइफिशिएंटली भी प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी भी गलत है, और जो भी गुड्स आप बना पा रहे हो उसको भी आप इनइफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हो, देन माय फ्रेंड यू आर गोइंग टू डाई क्विकली। ठीक है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइंड इटसेल्फ इन सेल 1 इज वेल प्लेस्ड, यानी ये जहाँ पे हमने टाटा के एग्जांपल लिया, जो भी हम एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना वो आप लिखते जाओ, यहाँ पे कोट करो, मतलब आपको ये याद रहेंगे। ठीक है। देन इन कॉन्ट्रास्ट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फॉल इन सेल 2 और 4 इज डूम्ड, व्हाई? बिकॉज देयर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इज रॉन्ग अनलेस इट कैन एस्टैब्लिश सम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। मतलब अगर वो अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सही कर रहे हैं ना, तभी वो सही कैटेगरी में, सही सेल में आ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे ये दो सेल को कंपेयर करोगे ना, सेल 3 और सेल 2, जहाँ पे एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है, मतलब सेल 3 में क्या है, सेल 3 में ना स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन तो सही है, बट उसको ना ऑपरेशन में इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा रहा है। और सेल 2 में क्या है, जहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन गलत है बट उसको सही से प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दोनों में से गंदी कौन सा है? दोनों में से ना गंदा ये वाला सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन गलत है। यार इसको ना मैं काम कर सकता हूँ, इसके लिए ना मैं काम कर सकता हूँ, यार मैं ना गुड्स को अगर ज्यादा कॉस्ट में बना पा रहा हूँ तो मैं कुछ तो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट कर दूंगा और गुड्स को कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना चालू कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट ही गलत हुई है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ रॉन्ग प्लेस फॉर एनी कंपनी। So the particular point is to be note that the cell 2 is worse placed to be than in cell 3, because in the latter, that is in cell 3, the strategic direction is present to ensure effectiveness, even if rather too much input is being used to generate outputs। मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटेजी गलत है, इवन तो तुम इनएफिशिएंट हो, बट ठीक है ये पोजीशन इससे तो कहीं बेहतर है। ठीक है, ये एक बार मैट्रिक्स देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं मस्त बीबीए लेवल, बीकॉम लेवल क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज टेल अस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन सितंबर 25 में पूछा था, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स दिए हैं, 8 पॉइंट्स अगर आपको एग्जाम में याद आए लिख के आओ, बहुत ही अच्छा है, बट मिनिमम 6 पॉइंट्स तो कोट कर दो। 6 पॉइंट्स कौन से बहुत बेसिक लेवल के पॉइंट्स है वो जो आपको कोट करना है। सबसे पहला, फॉर्मुलेशन में क्या रहता है, फॉर्मुलेशन में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी है। और इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड किया उसको रियलिटी में जाके एग्जीक्यूट करना है, यू एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजिक प्लान। देन फॉर्मुलेशन इज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, वेयर एज एग्जीक्यूशन में आप क्या करते हो, एग्जीक्यूशन में बस आप इंप्लीमेंट करते हो। सो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन। देन फॉर्मुलेशन एम्फोसाइज ऑन इफेक्टिवनेस, हमने अभी देखा था इफेक्टिवनेस मीन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एंड इफिशिएंसी मतलब तुम्हारे इंप्लीमेंटेशन। एंड
Implementation emphasize on efficiency. Formulation is a task of formulation is primarily an intellectual and rational process, whereas implementation is an operational process. Then formulation requires coordination among few individuals at top level, and implementation requires coordination among many individuals at middle and lower levels. यहाँ पे middle level मतलब तुम्हारा functional level managers और उसके नीचे जो लोग हैं ना वो. Then it requires a skill set to deal with, मतलब यहाँ पे तुम्हारे लॉजिकल स्किल्स चाहिए, तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स चाहिए इन फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी. और इम्प्लीमेंटेशन में क्या चाहिए, यहाँ पे तुमको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तुम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स हैं और उनके नीचे जो भी लोग हैं उनको तुमको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको तुम थोड़े इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि तुम अगर ये को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे ना, इतना सेल्स तुमने अचीव कर दिया तो तुमको इतना बोनस मिलेगा. सो हियर यू हैव टू मोटिवेट द पीपल एंड हियर यू हैव टू शो योर लीडरशिप ट्रेट्स. देन लास्ट सबसे बेसिक पॉइंट, फॉर्मुलेशन प्रीसीड्स स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉलोज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. ये 7 पॉइंट्स है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है. अगर आपको याद रहे तो ये मस्त लिख के आना, और अगर आपको एकदम मस्त साइनिंग मारनी है तो ये 8वां पॉइंट भी लिख के आना. सो इन शॉर्ट, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन. इसका मतलब क्या रहता है, फोर्सेस यानी रिसोर्सेस, मतलब मनी, आपके पीपल या आपके जो भी रिसोर्सेस है ना वो सारे लोग. यहाँ पे कैसे होता है, जब भी आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हो ना तब ये सारे कैटेगरी को पहले रखते हो, यार मेरे पास पैसे कितने, मेरे पास लोग कितने, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हो. सो यू आर प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन. बट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, यू आर मैनेजिंग द फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन. मतलब आप इंप्लीमेंट करते हो और तुमको समझा कि नहीं यार जो मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग लोग है ना वो बहुत कम है, आप एचआर को बोलोगे यार एडिशनल और 20 लोगों को एम्प्लॉय करो. तो हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनेजिंग द फोर्सेस, यू आर मैनेजिंग द रिसोर्सेज ड्यूरिंग द एक्शन. ये 8 पॉइंट्स है, ठीक है. चलिए तो एक बार देख लो, देखना क्या, कंटिन्यू करोगे, इतना कुछ है नहीं यार, क्या ही देख लोगे इसमें. अब यहाँ पे ना आपको हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में एक बार देखा था कि दिस प्रोसेस इज आइटरेटिव, दिस प्रोसेस इज नॉट लीनियर, मतलब एक के बाद एक आएगा ऐसा नहीं है. तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की है. It is to be noted that the division of strategic management into different phases is only for the purpose of orderly study. In real life, the formulation and implementation process are intervened. मतलब फॉर्मुलेशन के हिसाब से तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन हो सकता है और इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से तुमको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट भी करनी पड़ सकती है. तो पहला तो समझ गया, बट दूसरा कैसे होता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ. पहले तो टर्म्स को समझो और फिर वो क्या है उसको समझने के लिए जाते हैं. So there are 2 types of linkages between these 2 phases of strategic management. जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करते हो ना तब उसको फॉरवर्ड लिंकेज कहा जाता है. इन फॉरवर्ड लिंकेज टू डील विद इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑन इंप्लीमेंटेशन, while the backward linkages are concerned with impact in the opposite direction. मतलब आप इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से फॉर्मुलेशन कर रहे हो. ये कैसा है डिस्कस करते हैं. देखो फॉरवर्ड लिंकेज में मतलब क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी विच विल गाइड इंप्लीमेंटेशन. आपको याद होगा ना, तो हमने इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो स्टेज 4 था वहां पे डिस्कशन किया था कि मेरा एक स्टोर था वो मुंबई में था, फिर मैंने दिल्ली में स्टोर डाला, फिर वहां पे क्या हुआ, मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, मैंने दिल्ली में स्टोर डाला, बट वहां पे जो मेरा स्ट्रक्चर था वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो मैंने क्या किया, मेरे स्ट्रक्चर को बदला, मतलब मैंने स्ट्रैटेजी वही रखी और स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो जो मुझे चेंजेस करने पड़ते हैं मैंने वो चेंजेस किए. तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्ट्रैटेजी जो फॉर्म की है ना उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन में जो जो चेंजेस चाहिए मैं वो कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लिंकेज, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हो और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो चेंजेस चाहिए आप वो चेंजेस करते हो. फॉर एग्जाम्पल, when a new strategy is adopted, the organization structure or leadership style may need to change. अगर आप ये चेंजेस कर रहे हो तो आप फॉरवर्ड लिंकेज कर रहे हो. So formulation leads or move forward into changes in implementation. और दूसरा क्या रहता है, दूसरा रहता है backward linkage. Here the implementation also influence formulation. ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने ना पास्ट में थोड़ी स्ट्रेटेजीज लगाई थी और वो स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आपने आपके रिसोर्सेज को बिल्ड किया, आपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया. अब ये कैपेबिलिटीज को और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए जहां पे आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज, जहां पे आप आपके एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को देख रहे हो और इस कैपेबिलिटीज को मुझे और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है तो उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकता हूं. तो जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को देख के स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज.
फॉर एग्जाम्पल स्विगी, स्विगी क्या करता था, स्विगी ना रेस्टोरेंट से फूड को लेता था और कस्टमर्स को डिलीवर करता था। जहाँ पे उनको दिखा कि यार मेरे ना डिलीवरी पार्टनर्स बहुत टाइम आइडल रह रहे एक एक डिलीवरी लोकेशन पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रोसरी भी चालू कर दिया, स्विगी इंस्टामार्ट चालू कर दिया, जहाँ पे एक पर्सन जो फूड डिलीवरी कर रहा है अगर वो आइडल टाइम में ग्रोसरीज भी डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने पहले स्ट्रेटेजीज लगाई थी, उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बिल्ड किया, फिर ये रिसोर्सेज को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने और एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करी। मतलब मैं पहले फूड डिलीवरी करता था, अब मैं स्विगी इस्तेमाल करूंगा, मैं ग्रोसरीज डिलीवरी करूंगा, जो डेली नेसेसिटीज की चीजें रहती वो भी मैं डिलीवर करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मेरे रिसोर्सेज को देखा और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर किया। Here the past strategies and the current resource structure shape the formulation of future strategies. So organization often go for strategies that build on what already exists, making incremental changes. ठीक है, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब फॉर्मुलेशन के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन, और बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब इंप्लीमेंटेशन जो आपने पहले किया है उसके हिसाब से आप नई स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हो। अब जब आप स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हो ना, तब आपके बहुत ज्यादा स्किल्स देखे जाते हैं, आपके स्किल्स देखे जाते हैं, आप रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड कर रहे हो, पॉलिसी कैसे बना रहे हो जिससे एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिले, ये सारे स्किल्स आपके इंप्लीमेंटेशन में टेस्ट किए जाते हैं। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन में कैसे हो रहा है, हम हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को रियलिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जब रियलिटी में एग्जीक्यूट करते हो ना, तब तुम्हें गोल्स सेट करने पड़ते हैं, मतलब तुम्हें प्रोग्राम सेट करने पड़ते हैं विच इज नथिंग बट योर गोल्स, और वो गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं विच इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट्स, और तब तुम अपने स्ट्रेटेजी को अचीव कर पाते हो। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन टेस्ट द स्ट्रेटेजिस्ट स्किल्स इन रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, पॉलिसी मेकिंग एंड लीडरशिप। सो फ्रॉम स्ट्रेटेजी टू एक्शन। अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में तुम्हें कौन से इश्यूज आते हैं, इंप्लीमेंटेशन में तुम्हें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट में इश्यूज आ सकते हैं। मतलब अगर तुमने सही तरीके से गोल्स डिसाइड नहीं किए, सही तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किए, तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ना स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके अचीव करने का, वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। सो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को तुम्हें ये दिक्कत आ सकती है। सेकंड इज प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। भाई यहाँ पे ना तुमको पॉलिसीज प्रोसीजर सेट करने पड़ते हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर सेट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। अगर तुम पॉलिसी से सही से सेट नहीं कर रहे हो, प्रोसीजर से सही से नहीं लगा रहे हो, दिन लोग काम कैसे करेंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि कैसे काम करना है। So second issue will be in the procedural implementation where you have to set rules and system for smooth operation. पहले दिक्कत क्या आ सकता है, तुमको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में आ सकता है, जहां पे तुम अगर गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे तो तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट होगा तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे। सेकंड प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन में आ सकता है, अगर तुम पॉलिसीज प्रोसीजर्स नहीं बना रहे हो तुम एक स्मूथ ऑपरेशंस रन नहीं कर पाओगे। तीसरा आता है रिसोर्स एलोकेशन। यार तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कितने रिसोर्स देने हैं, कौन सी जगह पे कितने पैसे एलोकेट करने हैं, कौन सी जगह पे कितने लोगों को हायर करना है, ये सारी चीजें तुमको देखनी पड़ेगी। अगर तुम ये डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे हो तो तुम स्ट्रेटेजी को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। फिर चौथा है स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन। आपको समझ रहा है कि सिंपल स्ट्रक्चर में मैं काम नहीं कर सकता, आपको डिवीजन स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक स्ट्रेटेजी बना ली है, फिर वो स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये वाला स्ट्रेटेजी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला स्ट्रेटेजी अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो क्या तुम एक कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी क्या? डेफिनेटली नॉट। द लास्ट वन इज बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन। मतलब लोगों के एटीट्यूड्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, बिहेवियर्स को मैनेज करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो अगर आपको स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो ये 6 पॉइंट्स को आप देखो। द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, फंक्शनल एंड बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। ठीक है, these steps are not always done one by one, many can happen together or in a cycle. अब यहाँ पे कैसा रहता है, अगर आपको ना सही तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है ना, तब आप बिजनेस लेवल मैनेजर्स को, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते टाइम उनको उन दोनों को लो, उन दोनों को डिस्कशन में पार्ट लो, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि जो भी स्ट्रेटेजी तुम लेके आ रहे हो ना, उसका पर्पस क्या है। जब उनको उनका पर्पस क्लियर होगा ना, तब वो अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर पाएंगे अपने फंक्शंस के हिसाब से, बिजनेस लेवल मैनेजर्स अच्छी तरीके से बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जब आप इन दो मैनेजर्स को ना स्ट्रेटेजी में हिस्सा लेते हो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते टाइम डिस्कशन में हासिल करते हो ना, डिस्कशन में उनको बुलाते हो, तब एक स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाती है, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती है।
There is often a shift in responsibility. Strategists formulate a strategy and divisional or functional managers implement them. Problem arises if middle or lower managers are not involved in the strategy formulation. They may resist the change if they feel they are left out or surprised. So early involvement of all the levels of management in both formulation and implementation is critical. मतलब अगर आपको implementation में कुछ भी दिक्कत नहीं चाहिए तब इन managers को आप फॉर्मुलेशन में पार्ट बनाओ, फॉर्मुलेशन के डिस्कशन में इन दोनों को भी बुलाओ, ठीक है। अब एक बार ये सारी चीजें पढ़ लो, फिर हम आते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। चलो अभी हम आते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तुम ना नए नए डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो और उसके वे से अपना जैसा बिजनेस ऑपरेट होता है ना उसको ही चेंज कर रहे हो। मतलब तुम ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जैसे तुम्हारा बिजनेस ऑपरेट करता है उसको टोटली चेंज कर रहे हो। मतलब तुम एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ऑटोमेशन लेके आ रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग लेके आ रहे हो, डेटा एनालिटिक्स लेके आ रहे हो, और इससे तुम जैसे पहले ऑपरेट करते थे उसको पूरा ही चेंज कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पहले कैसा होता था, मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था, मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को देता था, यानी होलसेलर को देता था, होलसेलर रिटेलर को देता था और रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देता था। दिस वाज माय नॉर्मल वैल्यू चेन, ठीक है। यहाँ पे मेरा कस्टमर कौन था? मेरा कस्टमर था होलसेलर, मेरा कस्टमर था डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ना मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं वेबसाइट बनाने के बाद डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। क्यों चाहिए मुझे होलसेलर, क्यों चाहिए मुझे रिटेलर? यस, मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट पे कस्टमर्स आएंगे, अपनी ऑर्डर प्लेस कर देंगे और डायरेक्टली मैं उसको कस्टमर्स को ना गुड्स बेच सकता हूँ। यहाँ पे एक फायदा मेरा ऐसा है कि ये जो मैं होलसेलर को रिटेलर को मार्जिन देता था ना, अब मुझे ये मार्जिन देने की गरज नहीं है। मैं कम कॉस्ट में अपने गुड्स को बेच सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ऐसा होने लग गया कि ना अब मुझे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आने लग गए, इसलिए मैंने अलग अलग वेयर हाउसेस डाल दिया। मैंने एक नॉर्थ साइड पे एक डाल दिया, साउथ साइड पे एक डाल दिया, ईस्ट साइड पर, वेस्ट साइड पे अलग अलग अपने वेयर हाउसेस सेट कर दिया, क्योंकि मुझे ना कस्टमर्स को ना 2 ही दिन में कुछ को डिलीवर करने थे। अब यहाँ पे ना अगर मैंने अलग अलग वेयर हाउसेस डाले तो मुझे एक टूल चाहिए जहाँ पे सेंट्रलाइज इन्वेंटरी ट्रैक है। इसलिए मैंने एक नया टूल लेके आया जहाँ पे मैं ना सेंट्रली देख पा रहा हूँ कि अच्छा नॉर्थ साइड में कितना इन्वेंट्री है, वेस्ट साइड पे कितना इन्वेंट्री है, ईस्ट साइड पे कितना इन्वेंट्री है। अच्छा, तो ये सारी चीजें मैं देख सक रहा हूँ बिकॉज ऑफ न्यू टूल्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर अभी मेरे कस्टमर बेस बढ़ गया तो कस्टमर के क्वेरीज बहुत ज्यादा आने लग गए, इसलिए मैंने एक एआई चैटबॉट बना लिया, जिससे क्या होने लगा, जो कस्टमर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे ना वो एटलीस्ट वो एआई चैटबॉट से सॉल्व होना चालू हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके द वे आई यूज टू ऑपरेट माई बिजनेस वो मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और इसको ही कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक नए सॉफ्टवेयर को ऐड करना या तुम नए कंप्यूटर्स ला रहे हो, इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे क्या? नहीं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा फंडामेंटल बिजनेस का ही चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो पहले मैं B2B बिजनेस पे था, मेरा B2B बिजनेस यानी बिजनेसमैन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द अनदर बिजनेसमैन, मैं मेरे प्रोडक्ट्स को होलसेलर को बेच रहा था। सो दिस वाज ए B2B मॉडल, बट अब मैं डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील कर रहा हूँ। सो अब मेरा मॉडल ही बदल गया, अब मैं D2C बिजनेस मॉडल में आ गया। D2C बिजनेस मॉडल मतलब बट आई एम सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर, मतलब मैं ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैं ही डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा हूँ। जैसे कि बोट है, बोट का D2C मॉडल है, वही मैन्युफैक्चर करते हैं और वही डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं। सो यहाँ पे मेरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया। द वे आई एम इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स हैज बीन चेंज्ड। कस्टमर्स को मैं वैल्यू अच्छी तरीके से दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। कस्टमर्स के अभी जो भी क्वेरीज है वो तुरंत विद इन 1 आवर, विद इन 5 मिनट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द चैटबॉट, बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिजनेस को ऑपरेट करने का पूरा तरीका बदल दिया है। तो उसको हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ना 2 टर्म्स बार बार देखोगे। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक चेंज और दूसरा है चेंज मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब पहले जैसे मैं बिजनेस को ऑपरेट करता था ना, जो ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट करता था, वहां पे मेरा स्ट्रैटेजी अलग रहती थी। बट अब मैं पैन इंडिया लेवल पे मेरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूँ। डेफिनेटली अभी नए मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब जब मैं मेरी स्ट्रैटेजी को बदल रहा हूँ बेस्ड अपॉन न्यू मार्केट कंडीशन, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। और चेंज मैनेजमेंट यानी पहले जिसमें ट्रेडिशनल वे में मैं मेरे बिजनेस को ऑपरेट करता था, अब जिस न्यू वे में मुझे मेरे बिजनेस को ऑपरेट करना है ना, तो जो बीच का ब्रिज है उसको हम कहेंगे चेंज मैनेजमेंट। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में मैंने सोचा कि यार नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज लेके आने, चलो लेके आते और कल से वैसे बिजनेस चालू करते हैं। नहीं, इन सारे प्रोसेस को टाइम लगता है।
सो ये सारे प्रोसेस को सही से मैनेज करने के लिए बोलते हैं हम चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि यार पहले तो कौन से एरिया में मुझे नए नए टूल्स लेके आने हैं, फिर उस टूल्स के रिगार्डिंग अब तुम्हारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉयज को आदत नहीं है, वो ना अब तक सब चीजें मैन्युअली करते आ रहे कि भाई सेल्स रिपोर्ट बनाओ तो उन्होंने मैन्युअली बना ली, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाओ उन्होंने मैन्युअली बना ली, स्टॉक लो तो उन्होंने सब मैन्युअली कर लिया। अच्छा अच्छा इसका स्टॉक 30 है, इसका स्टॉक 60 है, इसका स्टॉक 50 है, उनको अभी चीजें मैन्युअली करने की आदत है। अभी उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये टूल्स के इस्तेमाल करके आप कैसे फाइनेंस रिपोर्ट बना सकते हो, ये टूल का इस्तेमाल करके आप कैसे सेंट्रलाइज इन्वेंटरी ट्रैक कर सकते हो, आपको ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ेगी। बहुत बार एम्प्लॉय रेजिस्टेंस भी दिखाएंगे, उनको लगेगा कि यार अगर ये नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं तो इससे मेरी जॉब ना चले जाए, तो आपको ये रेजिस्टेंस को भी मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, सो इन टुडेज फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन must adopt digital transformation to stay competitive. But this shift is not easy. It requires effective change management to succeed. मतलब जो मैंने आपको चीजें बोली चेंज मैनेजमेंट में आती है, अगर आपने ये सारी चीजों को एफिशिएंटली मैनेज किया तभी आप डिजिटली अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। So strategic change means updating company's overall direction to match new market conditions, product, service or business practices. But this is a complex process that help businesses stay relevant. So to carry out strategic change effectively, these are the three key steps which you have to follow. ये strategic change complex होगा, but अगर आपको इसको effectively implement करना है तो आप ये 3 steps से उसको effectively implement कर सकते हो। सबसे पहला, recognize the need for change. सबसे पहले देखो समझो कि कौन से एरिया को आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है, पहले वो समझो। वो आप कैसे समझोगे? आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके ये समझोगे कि बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन से बिजनेस को डिजिटली लेके जा रहे हैं, कौन से बिजनेस को अभी जो नॉर्मल बिजनेस ऑफलाइन में प्रेजेंस था उनका अभी कौन से बिजनेस के लिए वो अभी ऑनलाइन प्रेजेंस पे लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस को। तो ये सारी चीजें समझो, एनवायरमेंटल स्कैन करो, स्वॉट एनालिसिस करो, देखो कि बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उसके हिसाब से खुद को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करो। तो यहाँ पे बहुत बार आपके जो भी पिछले प्रैक्टिसेस रहते थे, पिछले हैबिट्स रहते थे, वो आपको बदलने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा पहले आप सब चीजें मैन्युअली हैंडल करते थे, अब आपको वो डिजिटली कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। सो बहुत सारे जो आपके अर्लियर हैबिट्स था आपको उसको बदलना पड़ेगा। So first analyze which part of the company's culture, either its belief, habits or practices support the strategy and which don't. This is done through environmental scanning like SWOT analysis to find where the lacuna lies and scope for change exist. यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ये lacuna lies, environmental scanning, scope for change exist. पहले देखो कि कहाँ पे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की नेसेसिटी है, पहले वो समझो और उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। Then second, create a shared vision to manage the change. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो भी आपका नया स्ट्रेटेजिक चेंज है ना वो समझो और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाना चालू कर दो। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ना वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स बनने चाहिए, बिकॉज मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयज बहुत बार रेजिस्टेंस दिखाएंगे, उनको डर रहेगा कि यार अगर ये नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं बिजनेस में तो इससे मेरी जॉब ना चले जाए। तो आपको आपके एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई तेरी जॉब नहीं जाने वाली है, बस हाँ तुझे खुद को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। बिकॉज जब आपके ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉय खुद के ऑब्जेक्टिव्स बना पाएगा ना तब कंपनी जो उनका कॉमन गोल है वो अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स मस्ट कोइंसाइड। सीनियर मैनेजर्स मस्ट क्लियरली and consistently communicate the vision, not only to inform but also to overcome the resistance which they have through visible and credible action. And the last one is institutionalize the change. एक बार आपने ये चेंज के बारे में सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी, अब उसको इंप्लीमेंट करो। और एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना तो फिर से ओल्ड वेज में मत जाओ। मतलब ना अगर जो सीईओ वो बोले एम्प्लॉयज को कि जो भी आपको रिपोर्ट लेके आनी है ना वो नए टूल्स में अपडेट करो और नए टूल्स के हिसाब से जो डैशबोर्ड में डिटेल्स आ रही है ना वो मुझे बताओ। फाइनेंस का एक डैशबोर्ड बनाओ और उसके हिसाब से मुझे चीज़ों को रिपोर्ट करते जाओ। मुझे वो मैनुअल वे में तुम जो पहले रिपोर्ट करते थे ना वैसा रिपोर्ट नहीं करना है। जब आप ये बोलते जाओगे ना, आप जब नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करोगे, आप जब एम्प्लॉयज़ को बोलोगे कि यार मुझे सब चीज़ें नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी नए जो टूल्स में है उसमें अपडेटेड चाहिए, मुझे मैनुअल के हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। जब आप ये चीज़ें बोलना चालू करोगे तब एम्प्लॉयज़ फिर से वो पुराने बेस में नहीं जानेंगे। Implement the new strategy. Create and sustaining a different attitude towards change is very important to ensure that firm does not slip back into the old ways of thinking and doing things.
All these changes should be set up as a practice to be followed by the organization and be able to transfer from one level to another as a well settled practice. मतलब एक बार आपने ये चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, उसके बाद सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज के हिसाब से काम करना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि तुम टॉप हो, तुम सीईओ हो, तुम नॉर्मल एचआर मैनेजर हो, तुम फाइनेंशियल मैनेजर हो, तुम कुछ भी हो, तुमने सारे ये टूल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से तुमने काम करना चाहिए, सो दैट इट शुड बिकम योर वेल सेटल्ड प्रैक्टिस. ठीक है. अब सर जब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी चल रहा होगा ना, जब ये चेंज चल रहा होगा, तब ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है. हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इसके ऊपर जो क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, ये 3 अलग अलग वे से फॉर्म होता है. सबसे पहला वो पूछेंगे हाउ टू मैनेज द चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. What are some key strategies for navigating the change effectively? And the third one is pointers for navigating change during digital transformation. ये पूछ कर रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि जब तुम ये चेंज ला रहे हो ना, तो कौन से की स्ट्रेटेजीज तुमको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे ये चेंज लाने के लिए. सबसे पहला, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आप ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेके आ रहे हो. मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बी कॉम्पिटिटिव. आज मेरे जो भी कॉम्पिटिटर्स है ना, वो अपने ऑफलाइन बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट हो रहे हैं. अगर मुझे भी कॉम्पिटिटिव रहना है, मुझे भी मेरे मार्केट शेयर को बढ़ाते जाना है, मार्केट शेयर को कम नहीं करना है, तो मुझे भी ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा. तो आपका जो भी पर्पस होगा ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लियरली कम्युनिकेट करो एम्प्लॉइज के साथ, जिससे वो समझे कि इसका पर्पस क्या है लेके आने का. स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Clearly define what you want to achieve. This ensure everyone understand the purpose and work towards the same goal. Then second point is always communicate. ये आपको आंसर में भी ऐसे लिखना है, always communicate. बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उनको डर रखते हैं कि उनकी जॉब ना चली जाए, इसलिए उनको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करो. उनको बोलो कि अगर तुम खुद को अपग्रेड करोगे ना, खुद के अंदर ये नए स्किल सेट्स ऐड कर दोगे, देन डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं चली जाएगी. Regular and honest communication is very important. Explain what digital transformation involves and how it will affect employees, customers and other stakeholders. Third thing is be ready for resistance. तुम कितना भी communicate कर दो, थोड़े employees resistance दिखाएंगे, उनके लिए भी प्लान बनाओ कि उस resistance को कैसे आपको हैंडल करना है. Change even when positive often face resistance. Plan how to handle pushback from people who may feel unsure or uncomfortable. Then fourth, implement change gradually. एक साथ नहीं सब टूल्स ला लिए भाई, धीरे धीरे लेके आओ. आपके एम्प्लॉइज को आदत नहीं है इस टूल्स के हिसाब से काम करने की, ये सारे टूल्स उनके लिए नए हैं, इसलिए धीरे धीरे एक टूल्स लेके आओ, जिससे वो ये प्रोसेस से यूज टू होना चालू हो जाए. Introduce changes gradually rather than all at once. This prevent people from feeling overwhelmed and help them to adjust to these things better. And the last one is offer assistance and training. Definitely जब ये tools को वो पहली बार इस्तेमाल करना चालू करेंगे, तब उनको थोड़ी दिक्कत आएंगी. तब दिक्कत के लिए एक फीडबैक चैनल रखना, जहाँ पे वो सारे क्वेरीज अपने पूछ सकेंगे और वो सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो पाएंगे. Employees need support to learn new system and process. Provide proper training and guidance. अब और एक सवाल आता है कि मान लो आपके बिजनेस ना स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस है, और आपके बिजनेस में अगर आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म लेके आना है, तब आपके बिजनेस में चेंज मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए. द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस. तो अगर क्वेश्चन चेंज के ऊपर है और स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस भी ऐसा बोला है और पूछा है कि चेंज कैसे लाना चाहिए, तब वो इसके बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है. The very first thing is begin at top. मतलब जो भी आपका बिजनेस का लीडर होगा ना, उसने सब पहले ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसने ये अपडेटेड चेंजेस के हिसाब से एम्प्लॉइज से बात करनी चाहिए. जैसे मैंने आपको अभी कहा कि लीडर ही बोल रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, नहीं तो जो भी कंपनी का सेल्स हुआ है, जो कंपनी का एक्सपेंसेस है, वो आप नए टूल्स में डालो और जो फाइनेंस डैशबोर्ड प्रिपेयर हो रहा है उसके हिसाब से मुझे रिपोर्ट करते जाओ. मुझे मैनुअल वे में हाथ से लिख के लेके आओ कि सर सेल इतना हुआ है, एक्सपेंस इतना हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए. जब लीडर ऐसे बात करना चालू करेगा ना, जब लीडर ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना चालू करेगा, तब एम्प्लॉइज को उसका सीरियसनेस समझ में आता है और एम्प्लॉइज उसके हिसाब से काम करना चालू कर देता है. लीडरशिप मस्ट बी यूनिफाइड, कमिटेड एंड अलाइंड ऑन द कंपनीज फ्यूचर. Change culture starts from the top and inspire rest of the organization. Second, ensure that the change is necessary and desired. अब जो भी चेंज लेके आ रहे हो ना, वो उस एरिया में लेके आ रहे हो जहाँ पे नेसेसिटी है, जहाँ पे आपको अभी चेंज लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे कंपटीशन में.
उन्हीं एरिया में पहले स्टार्टिंग में चेंज लेके आओ और धीरे धीरे बाकी के एरियाज में लेके आओ। एक साथ ही सब जगहों पे चेंज लेके आओगे, देन एम्प्लॉय में फील ओवरवेलम्ड, एम्प्लॉय में शो रेजिस्टेंस। Avoid rushing digital transformation without a clear strategy or purpose. Identify areas where digital transformation can add value and involve employee in the process. जैसे आप एम्प्लॉयज को ही अगर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हो ना, then definitely वो रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। Then the third is reduce disruption. Employees experience change differently. You can reduce this confusion by communicating with them, by providing the tools and training. आप उनको ट्रेनिंग दो कि इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको बताओ। क्रिएट अ प्रो चेंज कल्चर, एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स, मतलब एक टीम लीडर असाइन करो जो इंश्योर करेगा कि सबको ये सारे टूल्स अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एंड इन्वॉल्व आईटी अर्ली टू सपोर्ट टेक्निकल ट्रांजिशन, मतलब जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं ना, आईटी सपोर्ट रखो जिससे ये टेक्निकल जो भी उनको क्वेरीज आ रहे होंगे वो सारी अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। फोर्थ, एनकरेज कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन रखो, मतलब आप जो भी चीजें बताना चाहते हो एम्प्लॉइज को वो आप अच्छी तरीके से बता पा रहे हो और उनके भी जो भी क्वेरीज है वो अच्छी तरीके से रिजॉल्व होने चाहिए। एक फीडबैक चैनल बनाओ जिससे ये सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। एंड द फिफ्थ वन इज रिकॉग्नाइज द चेंज एज द नॉर्म। एक बार आपने चेंज ला लिया ना, देन उसको आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करो, उसकी डे टू डे प्रैक्टिस वो बननी चाहिए। चेंज इज कंटिन्यूस, नॉट अ वन टाइम इवेंट। डेवलप चेंज रेडीनेस, द एबिलिटी टू अडॉप्ट व्हाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस। एक बार चेंज ला लिया ना, फिर से वो पुराने इससे काम नहीं करना है। एक बार चेंज ला लिया तो उसके हिसाब से ही आगे काम करते जाना है। ठीक है, अभी आपको ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है तो उसके लिए जो आप चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो ना, तो उस चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ऐसे कौन से 4 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कोई भी कंपनी, मतलब अगर वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, वो कुछ भी कंपनी अगर ये चेंज मैनेजमेंट को लगा रही है तो ऐसे कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला, यू हैव असेस्ड द करंट स्टेट। आपने देखा है कि आप अभी कौन से पोजीशन पे हो और आगे आपको फ्यूचर में कौन से पोजीशन में जाना है और इस गैप के लिए कैसे आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करने वाला है। यू हैव असेस्ड इट। You have identified the gap between where the organization is now and where it needs to go. Second, you have defined the goals and objectives. आपने clear aims decide कर दिया कि ये digital transformation से मुझे क्या क्या फायदा होगा और ये मैं कैसे चीजों को achieve कर सकता हूँ। You have set the clear aims for what the transformation should achieve. Third, you have create a road map. आपने ये पूरे प्रोसेस को ना फेजेस पर डिवाइड किया है कि इतने टाइम तक ऐसे फेज इतने चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इतने टाइम तक ये चीजें होनी चाहिए जिससे मुझे समझे कि मैं मेरे डिजायर्ड आउटकम तक जा रहा हूँ। Outline clear steps and timelines to reach the desired outcome. And the fourth one is implement it. Implement क्या करना है? Implement सारे levels पे करना है, by which it should be a well settled practice. आप continuous basis पे उसको मॉनिटर करते जाना है, समझने के लिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और अगर चेंजेस आ रहे होंगे तो उसके हिसाब से चीज़ों को फिर से मॉडिफाई करना है। अगर आपको ये चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है ना, तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहली चीज़, डिटरमाइन विच प्रोसीजर्स एंड टूल्स नीड टू बी मॉडिफाइड। सेम चीज़ है कि देखो कि कौन से टूल्स को आपको मॉडिफाई करने की गरज है, फिर उसके हिसाब से आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करो। थर्ड थिंग, मेक अ प्लान फॉर इट, फॉर इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपरली प्लान बनाओ। फोर्थ, इन्वॉल्व स्टाफ मेंबर्स। अगर आप स्टाफ मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो पूरे प्रोसेस में तो वो इतना रेजिस्टेंस नहीं दिखाते। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रैक द प्रोग्रेस एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ करेक्शंस इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कैसा होता है, अगर आपके एम्प्लॉयज है ना वो अगर रेजिस्टेंस दिखा रहे, वो ना इतने ये सारे प्रोसेस को ना सही से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको क्या करना है। अगर एम्प्लॉय रेजिस्टेंस आपके ना दिखाए तो फिर कर्ट लेविन्स ने एक मॉडल ऑफ चेंज दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस स्टेज से ना आपके जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहे हो ना, देन योर एम्प्लॉय विल नॉट शो रेजिस्टेंस। कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कर्ट लेविन ऐसा बोला जाता है, तब आपको ये 3 स्टेजेस के बारे में लिखना है। सो कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज given us the 3 stages approach for reducing the resistance of employees. The very first one is unfreezing. वो कहता है first make the people aware of the change. जब आप उनको चेंज के बारे में अवेयर करते हो ना, तब उनको ये चेंज का पर्पस समझ में आता है, तो ये चेंज उनके लिए सडन शॉक नहीं रहता। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयज की एक ही दिक्कत रहती है कि भाई तुम टूल्स टेक्नोलॉजीज लेके आओ, बट उससे क्या मेरी जॉब जाने वाली है क्या, उनको यही दिक्कत रहती है। So prepare people for the change by making them aware of the necessity. Sudden surprise change can hurt their morale. तो आप ये कैसे कर सकते हो, आप मीटिंग्स कंडक्ट करो, अनाउंसमेंट करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, सो दैट दे कैन ब्रेक देयर ओल्ड हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, जिससे वो समझे कि यार ये नई चेंज लाने का पर्पस क्या है। एक बार आपने ये अनफ्रीज कर दिया ना, देन ब्रिंग द चेंज। आफ्टर अनफ्रीजिंग इंट्रोड्यूस द न्यू बिहेवियर एंड द बेस ऑफ थिंकिंग। आप ये ला सकते हो
तीन में से कोई तो एक चीज को फॉलो करके। सबसे पहला है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब आप उनको बोलो देखो ये नए नए टूल्स आने वाले हैं, आपको ना ये नए टूल्स के हिसाब से अपने स्किल सेट्स को अपग्रेड करना है, ये नए टूल्स के हिसाब से आपको खुद को ट्रेन देना है और ये टूल्स के हिसाब से खुद को इक्विप्ड बनाना है। अगर आप खुद को इक्विप्ड बना पा रहे हो देन वी विल गिव यू रिवॉर्ड, और अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो देन माय फ्रेंड टाटा बाय बाय सी यू। ऐसा आप उनको बोलना पड़ता है। आपको उसको रिवॉर्ड्स तो देने पड़ेंगे, तो पनिशमेंट्स देने पड़ेंगे, जिससे वो ये चेंज को समझे और उसके हिसाब से काम करना चालू करे। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन। बहुत बार ना कंपनीज में ना सारे लोग एक पर्सन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। अगर ये पर्सन ये सारी चीजों को फॉलो करना चालू कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली उनसे इंस्पायर होके लोग भी ये प्रोसेस को फॉलो करना चालू कर देते हैं। पीपल फॉलो द रोल मॉडल दे एडमायर। द थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन, मतलब उनको खुद को समझ में आता है कि नहीं भाई दिस इज वेरी वेल रिक्वायर्ड, खुद को अभी हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट वी शुड ऑल्सो बी अपडेटेड एंड ऑल्सो कंपनी शुड ऑल्सो बी अपडेटेड। पीपल इंटरनली एक्सेप्ट एंड अडेप्ट देयर थिंकिंग टू सूट द चेंज। एक बार ये चीज ला दिया देन रिफ्रीज कर दो। रिफ्रीज मतलब ये चीज को ना उनकी हैबिट बनाओ। Make the new behavior a permanent part of the organization. Reinforce it repeatedly so it doesn't fade. Ensure the change becomes the new normal way of life. And this change is not a one-time event, it is a continuous cycle. Due to constantly changing environment, organization must keep repeating this process. अभी ना एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं एनवायरमेंट में, तो वो जो भी चेंजेस रहते हैं ना उसके हिसाब से आपको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज। चलो क्वेश्चंस देखता। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज? स्ट्रेटेजिक चेंज क्या है वो लिख लो। एक्सप्लेन द चेंज प्रोसेस प्रपोज्ड बाय कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का नाम आया मतलब वो 3 स्टेज के बारे में वो पूछेगा। दैट कैन बी यूजफुल इन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज। पहले आपको स्ट्रेटेजिक चेंज क्या है वो लिखना है, और फिर जो कर्ट लेविन के जो 3 सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस किए वो आपको लिखना है, जिसकी अनफ्रीज, फिर ये चेंज द न्यू सिचुएशन एंड देन रिफ्रीज। ये चेंज कैसे लाओगे? 3 मेथड से लाओगे, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। देन व्हाई इज द चेंज मैनेजमेंट क्रूशियल ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट आर सम की स्ट्रेटेजीज फॉर नेविगेटिंग द चेंज इफेक्टिवली? आपको याद है क्या वो हमने छोटा सा पॉइंट देखा था नीचे, व्हाट आर द सम की स्ट्रेटेजीज फॉर नेविगेटिंग द चेंज इफेक्टिवली, मतलब ये 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसको वो अलग टाइप भी फ्रेम करते हैं, एक्सप्लेन द पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग द चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एट द एंड वो इसके बारे में ही बात कर रहा है। देखो ये वाले पॉइंट्स के बारे में अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ना, तो आप एक चीज याद रखना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टर्म्स है, एक है स्ट्रेटेजिक चेंज, दूसरा है चेंज मैनेजमेंट। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, यही बस स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में डिस्कस करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली बस स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में है तो वो इसी के बारे में होगा। अगर कर्ट लेविन का नाम लिया है तो वो इसके बारे में डिस्कस कर रहा है, और ये सारी चीजें ना चेंज मैनेजमेंट के बारे में। कर्ट लेविन का नाम लिया है तो ये इसके बारे में बोल रहा होगा। अगर वो एसएमई के बारे में बात कर रहा है तो फिर इसके बारे में बोल रहा होगा। अगर वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द की स्ट्रेटेजीज व्हिच शुड बी टेकन टू मैनेज द चेंज, टू नेविगेट द चेंज, हाउ टू मैनेज द चेंज, देन वो इसके बारे में बात कर रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस इतना फ्रेम नहीं होते, अगर आप भी गए तो वो क्लब करके आएंगे, बट मेजरली अब तक जो क्वेश्चंस आए वो इसके बारे में ही, इतने चीजों के बारे में ही आए। ठीक है, फिर क्या करो, चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या वो लिखो, और आपके जो भी 5 पॉइंट्स है ना वो कोट कर दो। स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑलवेज कम्युनिकेट, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, इंप्लीमेंट द चेंज ग्रेजुअली एंड ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। Changes in the environmental forces often require business to make a modification in their existing strategy. In view of the same, explain the areas to be focused while considering concept of strategic change. Also explain the step to initiate strategic change process. देखो ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक चेंज के रिगार्डिंग है, तो स्ट्रेटेजिक चेंज के रिगार्डिंग वो 3 ही पॉइंट्स थे। द फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, सेकंड क्रिएट द शेयर्ड विजन, एंड थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। ये पॉइंट आपको लिख के आने हैं। अब ये केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। आईटीपी में आया था सितंबर 25 में, एग्जाम में आने के भी चांसेस है। मिराको अप्लायंस recently automated its assembly line to produce kitchen gadgets faster and at lower cost, improving their operational efficiency. However, customer feedback shows that the new product don't meet market needs, leading to declining sales.
मतलब उन्होंने इफिशिएंटली तो गुड्स को बनाया पर उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, मतलब वो इफेक्टिव नहीं थे। इफेक्टिवनेस में हम क्या देखते हैं? इफेक्टिवनेस में हम देखते हैं डूइंग द राइट थिंग्स, यानी सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, सही मार्केट को कैप्चर करना, सही कस्टमर्स को टारगेट करना, सही कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी फ्रेम करना। जो भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग पार्ट्स रहते हैं ना वो इफेक्टिवनेस में आते हैं, और गुड्स को बनाने के लिए जो पार्ट्स आते हैं वो इफिशियंसी में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लोअर कॉस्ट में गुड्स को बनाया, वो इफिशियंट थे बट उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, वो इफेक्टिव नहीं थे। This has sparked an internal debate on balancing efficiency and doing the things right with effectiveness and doing the right things. How should Miracle balance efficiency and effectiveness to achieve suitable success, sustainable success? क्या बोल रहा है भाई? Also describe the 4 possible situations a business can face when comparing level of efficiency and effectiveness. अब यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपने को लिखना कैसे, अपने को आंसर कैसे कोट करना है। देखो सबसे पहले आपको बेसिक लिखना है कि मेरे को अप्लायंस के बारे में वो केस पूरा लिखना है कि उनमें क्या क्या हुआ, वो इफिशिएंट थे बट वो इफेक्टिव नहीं थे, वो आपको पहले कोट करना है। Has improved operational efficiency by automating its assembly line. However, declining sales due to product not meeting customer needs indicate a lack of effectiveness. मतलब वो इफेक्टिव नहीं थे बट वो इफिशिएंट थे। मतलब यहाँ पे कंपनी को ना आपकी स्ट्रेटेजी को बदलना है, खुद को पहले इफेक्टिव बनाना है, बाद में उनको इफिशिएंसी पे ध्यान देना है। This highlights the importance of balancing the efficiency and effectiveness. To achieve the sustainable success, Miracle must align its operation with customer preferences through sound strategy formulation. मतलब पहले आप सही से स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले आप इफेक्टिव रहो और फिर आप इफिशिएंसी पे ध्यान दो। फॉलोड बाय इफिशिएंट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। बहुत बार स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि सर अभी हमको यहाँ पे कोट करना है क्या कि स्ट्रैटेजी को कैसे फॉर्मुलेट करता है। नहीं, आपके बुक में ये कोट करके कुछ नहीं दिया, आपके बुक में बस इतना ही दिया है, तो आप भी कुछ कोट करने के पीछे मत भागो। आपको बस इतना ही लिखना है कि कंपनी को पहले आपके स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, और बाद में इफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ेगा, और बाद में जो भी 4 पॉसिबल सिचुएशंस है ना वो आपको कोट करके खत्म करना है। इतना ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहला इफिशिएंट है और इफेक्टिव है मतलब तुम थ्राइव करोगे, इफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव है मतलब तुम डाई स्लोली, इनइफिशिएंट है बट इफेक्टिव है मतलब तुम सर्वाइव करोगे, और अगर तुम दोनों भी इनइफिशिएंट है देन यू विल डाई क्विकली। ये जो भी 4 सिचुएशन हमने डिस्कस की थी वो 4 सिचुएशन आपको कोट करनी है और आपका आंसर हो जाएगा। सर स्ट्रेटजी को कैसे फॉर्मुलेट करना है वो भी कोट करना है क्या? वो आपको कोट नहीं करना है, आपके बुक में ही नहीं दिया गया है तो आपको आंसर्स में भी कोट नहीं करना है। ठीक है, एक बार ये आंसर को अच्छी तरीके से देख लो। एंड दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 2 का वीडियो 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, and if you are loving this video don't forget to subscribe, and if you are what that this content should be shared with all your friends, then do share this content with all your friends and like this video. Tada, bye bye, see you.